नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर आज सीएम योगी बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। बैठक में सीएस, एसीएस, डीजीपी भी शामिल होंगे। इसके अलावा टीम 11 के अध्यक्ष, नोडल अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। शेल्टर होम में रखे गए लोगों के क्वारंटीन पर समीक्षा बैठक होगी। निजामुद्दीन घटना पर कल सीएम ने निर्देश दिए थे। आज 19 जिलों में तबलीगी के लोगों की तलाश जो की जा रही है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट भी सीएम लेने वाले हैं इस बैठक में। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और साथ ही डीजीपी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी की तरफ से जो टीम 11 बनाई गई है, उसके अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। नोडल अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। शेल्टर होम में जिन लोगों को रखा गया है, उनके क्वारंटीन की समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ दिल्ली के निजामुद्दीन में जो घटना हुई थी, उसको लेकर सीएम ने कल जो निर्देश दिया था, उससे संबंधित अपडेट भी सीएम आज इस बैठक में लेने वाले हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, विस्तार से बताइए बैठक को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे अपने आवास पर बैठक लेंगे, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव गृह, उन्नीस सचिव समेत सभी जो 11 समितियों के अध्यक्ष हैं, 12 नोडल अफसर, उनको बुलाएगा। और मेन इशू जो है तबलीग के समाज का जो है, यूपी में 157 लोग जो आए थे, उनकी क्या पोजीशन है। कल सीएम ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और सभी डीएम्स को कहा था कि इनको चिन्हित किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए। हालांकि अधिकतर लोग जो है वो दिल्ली में ही थे, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई, क्योंकि आज से यूपी में खाद्यान्न वितरण की जो है के लिए सीएम ने बोला, जो 80 लाख लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाना है, 2 चरणों में होना, 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल से। उसके रोस्टर की क्या व्यवस्था है, क्या तैयारी है और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तरफ से क्या तैयारी की गई है। जो लोग शेल्टर होम में रखे गए हैं, हजारों लोग रखे गए हैं नोएडा और लखनऊ के अलावा कई शहरों में, उनकी चिकित्सीय क्या परीक्षण की क्या व्यवस्था की गई, उनको क्वारंटाइन किस तरीके से किया गया, खाने पीने की इंतजाम किए गए हैं। तो पूरा ओवरऑल रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और अपने आवास पर 11 बजे बैठक लेंगे। और उसके बाद जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी शाम को 4 बजे रूटीन प्रक्रिया के तहत। तो अब मुख्यमंत्री एक एक बिंदु पर समीक्षा कर रहे हैं। इसी वजह से कल उन्होंने आगरा और मेरठ का दौरा निरस्त किया था और शाम को मेरठ और सहारनपुर मंडल की समीक्षा बैठक भी की थी। तो अभी मेन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि तबलीगी समाज के लोग जो आए थे, कहाँ कहाँ गए, किन लोगों से मुलाकात की, लखनऊ की मस्जिदों में या पूरी यूपी में जो लोग रुके थे, बहराइच से लेकर जौनपुर से लेकर लखनऊ में 27 लोग रुके थे, उनकी क्या पोजीशन है, उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, किन किन अफसरों को लगाया गया, हर जगह नोडल अफसर बनाए गए, उनकी क्या पोजीशन है, सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री एक बड़ी रिव्यू बैठक करेंगे। 11 बजे से 12:30 तक की बैठक चलेगी मुख्यमंत्री आवास पर। उसके बाद ठीक है जीत, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मस्जिदों में रुके विदेशी नागरिकों को लेकर अपडेट सामने आया है। कैसरबाग, मड़ियाओं, काकोरी मस्जिदों में रुके थे विदेशी। मस्जिदों में 23 विदेशी नागरिक रुके हैं। कैसरबाग मस्जिद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के 6 नागरिक रुके हुए हैं। मड़ियाओं की मकवा मस्जिद में बांग्लादेश से आए 7 नागरिक, जबकि इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन 7 नागरिकों में 3 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। काकोरी के पलिया गांव की मस्जिद में 10 बांग्लादेशी रुके हुए हैं, इस बात की जानकारी मिली है। मतवल्लियों ने प्रशासन को इनकी जानकारी नहीं दी है। सभी विदेशी नागरिक 13 मार्च को टूरिस्ट वीजा पर लखनऊ आए थे और गुपचुप तरीके से अलग अलग मस्जिदों में ये लोग रह रहे थे। कल सीएम की तरफ से जो सख्ती दिखाई गई है, उसी का असर है कि अब इनके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा हापुड़ के भी लोग दिल्ली में हुए तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। पुलिस ने 63 लोगों को क्वारंटीन किया है, जिनमें से 9 विदेशी लोग भी शामिल हैं। ये सभी 19 से 30 मार्च के बीच यहां पर पहुंचे थे। वहीं 3 लोगों में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तो हापुड़ से भी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर भी उन लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तबलीगी जमात कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। ये 63 लोग, फिलहाल पुलिस ने इनको क्वारंटीन किया है, जिनमें से 9 विदेशी लोग भी हैं। ये सभी 19 से 30 मार्च के बीच यहाँ पर पहुंचे थे बारी बारी से। फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं। उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बाकी सभी लोगों को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर
दिल्ली के निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शामिल लोग गुपचुप तरीके से मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। अब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सभी के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से जो लोग कोरोना संक्रमित हों उनको फिलहाल आइसोलेशन सेंटर भेजा जाए, उनका टेस्ट करवाया जाए। इस बात को फिलहाल पुख्ता किया जा रहा है। और इन सब के बीच हम आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। किस देश से कितने लोग शामिल हुए थे। इंडोनेशिया से 72 लोग, थाईलैंड से 71 लोग, श्रीलंका से भी, नेपाल से 19, मलेशिया से 20, म्यांमार से 33 लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। अब ये लोग यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर गुपचुप तरीके से रह रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। उसके बाद उसका असर यह हुआ है कि अलग अलग जिलों से अब इन सभी के बारे में जानकारी हासिल होने लगी है। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? अभी देखिए, सीएम की ओर से जब ये सख्त हिदायत दी गई है उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो मस्जिद हैं, मरकज़ हैं या धार्मिक केंद्र है, वहाँ पर पुलिस और एलआईयू खुफिया मिलकर ये चेक करने में लगी है कि कितने ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो बीते 1 महीने के अंदर यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे कई नागरिकों का पता चल रहा है जिनके वीज़ा में सही एंट्री नहीं है, जो अवैध तरीके से हैं या कहीं कोई कमी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लखनऊ के बारे में मैं बता दूं तो 23 विदेशी नागरिक 3 मस्जिदों से मिले थे। अभी उनके वीज़ा, जो उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और उनके जो वीज़ा हैं, उसका परीक्षण यहाँ के जो FRRO हैं, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उनको दे दिया गया है कि आप देखें कि क्या इनका वीज़ा वैलिड है या नहीं है। ये टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे तो उसके बाद क्या ये मस्जिदों में रुकेंगे या इनको होटल में रुकना चाहिए था। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लखनऊ से उठेंगे और देश के हर कोने में जाएंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हुए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, तो क्या वो मस्जिदों में रुकेंगे, वो तकरीरें करेंगे, पर्चे बांटेंगे, क्या करेंगे, इसकी गाइडलाइन तय है। जो हमारी अभी अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने ये कहा है कि धार्मिक गतिविधि तभी माना जाएगा जब वो कोई तकरीर करेंगे, कोई पर्चे बांटेंगे। तो इस पर जो पासपोर्ट के नियम हैं उसके ऊपर सलाह ली जा रही है पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों से भी। अगर ऐसा लगता है कि ये टूरिस्ट वीज़ा पर आए, माफ़ कीजिए, और यहाँ पर आकर किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो इनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या कोई और कार्रवाई भी की जा सकती है। ये फैसला चूंकि सरकार के स्तर से होना है इसलिए इसमें कुछ समय भी लग सकता है। फिलहाल ऐसे विदेशी नागरिकों को ढूंढने का पूरा कार्यक्रम जारी है उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ एक दूसरा फ्रंट और खुला हुआ है। जो नई दिल्ली की जमात में शामिल हुए थे निजामुद्दीन में तबलीगी, उनको भी ढूंढा जा रहा है। अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के 157 थे, जिसमें से 137 फिलहाल दिल्ली में ही हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स क्या है? एग्जैक्ट नंबर्स क्या है वो जानने के लिए अनिल के पास से लेते हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें यूपी के कितने लोग शामिल हुए थे, उत्तराखंड के कितने लोग शामिल हुए थे? क्या वो नंबर सामने आ पाए हैं क्या? जी, जिस तरह से भी हमें जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये सूचना दी है और उन्हें बताया है कि जो वो सूचनाएं दी जा रही है, खास करके जो इस तबलीग में शामिल हुए थे मरकज निजामुद्दीन में, उसको लेकर के कि कहाँ कहाँ किन राज्यों में है। हालांकि वो संख्या जो सूची है वो हमारे हाथ अभी नहीं लगी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं और जल्द इसको सामुदायिक संक्रमण ना हो, इससे रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की बात कही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम कोशिशों के बीच खुफिया एजेंसी को भी लगाया गया है, राज्यों के खुफिया एजेंसी को लगाया गया है, केंद्र के खुफिया एजेंसी को लगाया गया है कि उन लोगों की पहचान कर, उनको चिन्हित कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच की पूरी नज़र है, खासकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की। कल एक टीम भी गई थी मरकज निजामुद्दीन में ये देखने के लिए कि कहीं ये साजिश तो नहीं था या फिर अव्यवस्था या लापरवाही थी। इन दो एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात है तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और कई मामले पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर के, तो ये चिंता का विषय है। हालांकि अभी संख्या के हम इंतजार कर रहे हैं। अनिल, एक बात और बताइए कि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस अधिकारी उन तमाम लोगों को, मौलानाओं को समझा रहे हैं कि एक जगह पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, फिलहाल आप इस कार्यक्रम को मत करिए, इसको टाल दीजिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद यहां पर यह कार्यक्रम होता है, इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा रहते हैं, वहां पर जमा होते हैं,
फिर पुलिस कोई कार्रवाई तब क्यों नहीं करती है? तब पुलिस को कानो कान भनक क्यों नहीं लगती है कि यहां पर बगैर परमिशन के इतने सारे लोग इकट्ठा हैं और कार्यक्रम करने पर आमादा हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जरूर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं जब धारा 144 लागू हो गया था दिल्ली में, जिसमें 50 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। 13 मार्च को यह बात कही गई थी। इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होते हैं। यह बात जरूर है कि दिल्ली पुलिस के जो निजामुद्दीन थाना है उसके एसएचओ जाकर कहते हैं, इनको समझाते हैं कि यहां से आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो, लेकिन समझाने भर से नहीं ये बात खत्म हो जा रही थी, क्योंकि ये एक महामारी था, ये हम सभी जान रहे थे। और इसी बाबत आज लॉकडाउन जो पूरा देश हुआ है उसको हम देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान तो उठता है दिल्ली पुलिस पर। लेकिन दूसरी तरफ मरकज जो निजामुद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं उसने समय रहते इन लोगों को क्वारंटाइन किया, इन लोगों की जांच करवाई, प्रशासन को जानकारी दी। और यही नहीं, इतनी भीड़ को उन्होंने इकट्ठा क्यों होने दिया जब पिछले कई दिनों से इन चीजों को लेकर के कोशिशें जारी थी। तो ये एक बड़ा सवाल दोनों तरफ उठता है, दिल्ली पुलिस पर भी उठता है, मरकज निजामुद्दीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी उठता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी बनती है। उनकी बनती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना पीड़ित की पत्नी और मां को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नोएडा की सीज फायर कंपनी में काम करता है, सिकंदराबाद के वीरखेड़ा इलाके में रहने वाला है। कोरोना से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर जिले में अब तक 3 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे करता था, उसकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित हैं, ये जानकारी सामने आई है। सिकंदराबाद के वीरखेड़ा इलाके का मामला है और इसके साथ ही बुलंदशहर में कोरोना पीड़ितों की संख्या अब करता था। उसी के परिवार के 2 सदस्यों को और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पत्नी और माता को 6 परिवार के सदस्यों का भी सैंपल आना बाकी है। बताया जा रहा है कि जो सीएमओ बुलंदशहर ने पुष्टि की है और अभी भी जो उसके परिवार के लोग हैं उनको आइसोलेट किया गया है हॉस्पिटल में, लेकिन बुलंदशहर में अभी तक कोरोना की पुष्टि 3 की हो पाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर आगरा से आ रही है। एक और कोरोना पॉजिटिव यहां पर मिला है। ताजनगरी में एक और कोरोना का मरीज मिला है। सार्थक हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राजीव गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। आगरा में मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। लंदन से लौटे बेटे का खुद ही इलाज कर रहे थे डॉक्टर राजीव, अब उन पर केस दर्ज किया जाएगा। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 104 हो गई है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? जी, ये डॉक्टर राजीव गुप्ता सार्थक हॉस्पिटल चलाते हैं और इनका बेटा सुयश लौटा था विदेश से और उसकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन डॉक्टर राजीव गुप्ता को कायदे से जो नियमानुसार उनको सूचना देनी चाहिए थी जिला प्रशासन को स्वास्थ्य महकमे को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर जब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें इनके घर पहुंची तो इनके बेटे की जांच हुई और बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस मामले में चूंकि राजीव गुप्ता ने लापरवाही बरती थी, लिहाजा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसी समय हो गई थी और राजीव गुप्ता सस्पेक्टेड पाए गए थे, इसलिए इनको आइसोलेट किया गया था। अब इनकी जो जांच रिपोर्ट आई है तो उसमें खुद डॉक्टर राजीव गुप्ता को कोरोना पाया गया है, यानी डॉक्टर राजीव गुप्ता अपनी लापरवाही का खामियाजा आप खुद भुगत रहे हैं और वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि अगर इन्होंने सतर्कता बरती होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। अब देखना होगा कि जो हॉस्पिटल के और भी लोग, तमाम लोग जो क्वारंटाइन किए गए हैं, उनकी भी दोबारा जांच की जाएगी। तो ऐसे में खतरनाक साबित हुए डॉक्टर राजीव गुप्ता। पढ़े लिखे लोग इतनी बड़ी गलती और खुद अब उसका शिकार हो गए हैं। जी, हैरान करती हैं बातें कि पढ़े लिखे लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को समझाने की, जब वो इस तरह का काम करते हैं तो परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। और गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी खबर है। कोरोना पीड़ित को लेकर अपडेट सामने आया है। नोएडा में 2 और कोरोना के केस मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 41 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। 2 और नए मामले सामने आ गए हैं। कल तक ये संख्या 39 थी, आज 41 हो गई है। संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, चिंता की बात है। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मिल पा रही है। 2 और केस सामने आ गए हैं।
जी अमित, बता दूं आपको कि गौतम बुद्ध नगर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 41 यानी कि 41 संख्या हो चुकी है। देर रात भी 2 जो कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो गौतम बुद्ध नगर में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन में हड़कंप है और साथ के साथ शासन प्रशासन में भी चीज को लेकर बड़ी सख्ती बरती जा रही है। किस तरह से कोरोना वो जो पीड़ित है उनकी संख्या पर अंकुश लगाया जाए, क्यों ना ऐसे कदम उठाया जाए जिससे संख्या में कमी आए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इतनी तेजी से अगर गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव आ रहे तो लोगों में दहशत का माहौल भी है। जी अमित, ये दोनों मामले किस इलाके के हैं? क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर मामले जो सामने आए हैं सीज फायर कंपनी से जुड़े हुए लोगों के सामने आए हैं। इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई अमित, ये 2 नए केस जो हैं? देखिए अमित, अब इस तरह की जानकारी आ रही है कि जो सीज फायर कंपनी थी, हाँ। उसी के संपर्क में कुछ लोग आए थे और जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस जो पीड़ित है फैले थे। तो उसी से कंपनी से जोड़ के ये सारे मामले निकल के सामने आ रहे हैं और जिला प्रशासन ने कल कंपनी को सील भी कर दिया था। अब उसके बाद और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया अमित आपका हमारे